अच्छा, अब बच्चे हम जो बात कर रहे हैं, आपने देखा था पहले हमने जो पहले सारी बातें की हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस पढ़ा, या उसके रिलेटेड हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, या फिर हमने जो उसके बेनिफिट्स की, मेरिट्स की या एडवांटेजेस कर लें, किसी की भी बात की, उसमें हम सब बेसिक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में, ये आपका जो दूसरा आपके सिलेबस में पार्ट है, समझ लेंगे चैप्टर 2 कह लें, वो जो है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे बेस करता है। इसमें हमने क्या देखना है, आप आउटलाइन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आउटलाइन लिखी भी हुई है आपके। ये मैंने कहाँ से लिखी है? ये मैंने कहीं से नहीं लिखी, मैंने ये आपके जो सिलेबस हमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब देता है, ये उसकी आउटलाइन का है, वहां से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने characteristics and qualities of successful entrepreneurs, including stories of success and failures। और आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, या क्वालिटीज कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर को कामयाब बनाने में कौन सी खसूसियात ऐसी होनी चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसकी हम कुछ मिसालें भी देखेंगे कि सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे। जाहिर सी बात है, हर एक चीज सक्सेस नहीं होती, तो फेलियर्स भी होते हैं, वो फेलियर्स की स्टोरीज भी हम समझेंगे कि वो कहाँ पर उन्होंने फेलियर्स को फेस किया। अच्छा, फिर जो दूसरा पॉइंट है, एरियाज ऑफ एसेंशियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एबिलिटीज सच एज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये दूसरा ये पार्ट है कि एंटरप्रेन्योरियल की जो स्किल्स होती हैं, उनमें ऐसी कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन आज का जो मैंने टॉपिक महदूद किया है, लिमिटेड रखा है, वो रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने की चाहिए, या मैं आसान जुबान में समझाऊं तो क्या खसूसियात होनी चाहिए कि आपको एक एंटरप्रेन्योर को कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने पे उसको लेके चले, ऐसी स्किल्स, ऐसी क्वालिटीज। अच्छा, विजन पहला जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, विजन। बेटे विजन एक एंटरप्रेन्योर का बेसिकली जो हर चीज बेस कर रही है, वो उसके विजन पे बेस कर रही है। ठीक है, विजन। विजन क्या होता है, पहले तो अब आपने ये समझना है। विजन अबिलिटी टू प्रेडिक्ट कह लें, ठीक है, अबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, वो अबिलिटी, उसमें दूर अंदेशी होती है, वो विजन, वो दूर को सोच लेता है, वो दूर क्या। इसी बेस पे तो हमने कहा कि वो क्रिएटिविटी के साथ चलता है, वो इनोवेशन के साथ चलता है। एक प्रॉब्लम आती है, वो कहता है कि ये प्रॉब्लम है और ये मुझे प्रॉफिट दे सकती है, प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व कर लूं। तो अगर मैं इसके लिए मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क ले लूं, असेंबल रिसोर्सेज कर लूं, और फिर मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मैं आपको ये जूम कर देती हूँ। एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में की उसमें एबिलिटी होती है, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे। जब वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, उसको वो दूरंदेशी करेगा, वो सोचेगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो फिर ही हम कहें नहीं सारी दुनिया ठीक ही चल रही है भाई, मेरा इसमें क्या अमल दखल है। नहीं, तो फिर हम कभी भी एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कामयाब एंटरप्रेन्योर कब बनेंगे, जब हम एक क्रिएटिव आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो यानी कि हम कुछ दूर का सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन ला के हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हम अर्न कर सकें। जैसे कि आप एक मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो पहले अगर देखा जाए तो ऐसे ये जूम मीटिंग्स इतनी नहीं थी, पता नहीं था ऑनलाइन कैसे शिफ्ट होना है। लेकिन जब कोरोना आया, लोगों ने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर लोगों ने दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने देखा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, अच्छा अगर ऐसे सूरत हाल आ जाए, लोग ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएं, तो हमारी एजुकेशन सेक्टर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, हमारा कोई भी सेक्टर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी जूम मीटिंग्स, हम व्हाट्सएप, हम ऐसे चीजों पे हम
या मीट कर लें, गूगल मीट कर लें, हम ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जहां से लोगों को उनका हर्ज ना हो। ठीक है, एजुकेशन का हर्ज ना हो या किसी भी इंडस्ट्री का हर्ज ना हो। तो वहां पर इसलिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया फ्यूचर को, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए उन्होंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। और अब आप देख सकते हैं सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, अब मैं जब भी बात करती हूँ हर लेक्चर में, मैं सबसे पहले कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में आपकी जो डेफिनेशन है वो रिपीट हो जाती है। वो रिपीट क्या होती है, कभी वो क्रिएटिविटी की सूरत में रिपीट हो जाएगी, कभी वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेता है उस फॉर्म में रिपीट हो जाती है, कभी वो असेंबल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं उसमें रिपीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं, या अर्निंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहां पर रिपीट हो जाता है। यानी कि जो हमारी डेफिनेशन है उस पे ही पूरी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप बेस कर रही है। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। जो दूसरा कंपोनेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है डेफिनेशन का, टेकिंग मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क, उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी होती है। वो क्रिएटिव चीज कर रहा है, वो ये नहीं कि अच्छा मार्केट में ये वाला हिट है, ठीक है, ये आइडिया मैं इसी को ही लेके चल लेता हूँ, नहीं। वो मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेता है, वो एक दरमियाने से लेवल का रिस्क लेता है। तो ये क्वालिटी होती है सक्सेसफुल। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप कैसे करेंगे, कोई नया आइडिया मुतारिफ करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर में मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें जरूर होनी चाहिए प्रेजेंट। अगर उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है और वो कहता है कि नहीं मैंने लो लेवल ऑफ रिस्क, मैंने रिस्क रिस्क ही नहीं लेना, तो फिर वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, देन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जाहिर सी बात है, फिर वही बात आ गई डेफिनेशन पे ही। इसके लिए मैं आपको कहती हूँ, हमेशा हमेशा हर वीडियो में आप मेरे आप ये सुनते होंगे, मैं आपको कहती हूँ आप एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो, और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार लाजमी देखें, देन आप अगली वीडियोस पे शिफ्ट हो। ठीक है, अगर आपके वहां से बेसिक होगा तो फिर तो वेल एंड गुड है। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये हमें क्या कहती है? क्रिएटिविटी आपको मैंने जस्ट पहले भी बताया था, जस्ट थिंकिंग है दिमाग में। ठीक है, आपके जो आइडियाज हैं उसको हम क्रिएटिविटी कह देते हैं। और इनोवेशन क्या है? इनोवेशन एग्जीक्यूशन ऑफ थिंकिंग। जब हम उसको रियलिटी को, जब थिंकिंग को हम रियलिटी में एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये हमारी इनोवेशन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्रिएटिविटी is just thinking, while innovation is an execution of creativity। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं आइडिया को, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कह देते हैं कि ये इनोवेशन है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं पैशन एंड कमिटमेंट। एक एंटरप्रेन्योर, जाहिर सी बात है, जब तक उसमें पैशन, उसमें कमिटमेंट, उसमें जज्बा और कमिटमेंट, यानी उसमें जद्दोजहद, उसमें एक चीज को लेके चलने की ड्राइव, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और अगर उसमें ये मौजूद नहीं है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीप पैशन फॉर द entrepreneurial activity is necessity, जरूरत है। ठीक है, नेसेसिटी है। ठीक है। अच्छा, फिर पैशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप में
जज्बा है, पैशन है, पैशन सस्टेन देयर एनर्जी, वो उनकी एनर्जी को सस्टेन, थ्रू पैशन इन देयर एनर्जी एंड कमिटमेंट गिव लाइफ टू द entrepreneurial activity even in tough time। अच्छा बच्चे, अब आप ये देख सकते हैं पैशन एंड कमिटमेंट। अगर आपके एक एंटरप्रेन्योर के अंदर पैशन है, एक जज्बा है, एक कमिटमेंट है, एक लगन है कि उसने ये काम करना है इंशाल्लाह, तो जब वो ये सोच लेता है ना, तो चाहे उसके आगे कोई भी मुश्किल काम आ जाए, कोई भी मुश्किल टाइम आ जाए, वो लगा रहता है, वो अपने पैशन को सस्टेन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है उसमें एक नई जिंदगी कह लें, वहां पर एक नई रूह मिल जाती है उसको। तो वो वहां पे परेशान नहीं होता है कि अच्छा ये मेरे सामने ये टफ टाइम आ गया है, ये मुश्किल घड़ी आई है, मैं अब इधर हट जाता हूँ, नहीं, वो पीछे नहीं हटता, वो आगे चलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको पता है मेरे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो वो रिस्क लेता है। ठीक है, उसको पता है ये टफ टाइम्स आ सकते हैं या आ गए हैं, तो उस टाइम भी वो पीछे नहीं मुड़ के देखता कि मैं यहाँ पर बस कर दूं, नहीं, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, वो जज्बे के साथ, वो एक लगन के साथ आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है उसमें एक नई जिंदगी मिल जाती है, और वो उस पैशन की वजह से जो स्टार्टअप है वो चलता रहता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्थ है एथिक्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वर्थ है एथिक्स क्या बेटे? बहुत वर्थ है एथिक्स जो है वो हर इंसान में होनी चाहिए। चाहे वो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एथिक्स होने चाहिए। अगर मुझे पता है कि मैंने लेट अराइवल नहीं करनी, मुझे पता है 8 बजे कॉलेज लगना है, क्लास 8 बजे शुरू होनी है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए मैं 7:55 पे एटलीस्ट कॉलेज में हूँ। ठीक है, मैंने वर्थ एथिक्स को फॉलो करना है। इसी तरह वर्क एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर के, कि आपके जो भी आपने ऑनेस्टी के साथ काम करना है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क है एथिक्स होने चाहिए। अगर उसको लॉन्ग वर्किंग आवर्स रिक्वायर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, उसका कोई काम कहते हैं आज मुझे ज्यादा टाइम चाहिए बिजनेस में, तो उसको वहां पर देने चाहिए। ठीक है, वर्थ एथिक्स क्या कहते हैं, वर्थ एथिक्स ये भी कहते हैं कि आपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो सोसाइटी के टुवर्ड्स है, ये नहीं कि आप सिर्फ अपने ही सोचें कि मैंने अर्न करना है प्रॉफिट, चाहे फिर मुझे नाउजुबिल्लाह तो फिर इलीगल काम भी करना पड़े, मैं शराब बेचूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज की इजाजत नहीं देती। अगर हम देखें तो हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारा मजहब हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपके जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल, ये कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जो भी हैं, आपके वर्क एथिक्स होने चाहिए। वो आपके किस हिसाब से होने चाहिए? आपके एथिक्स जो आपके आपके मजहब को आपको फॉलो करने के, आपके रिलीजन आपको अलाउ करें, आपकी सोसाइटी आपको अलाउ करे। ठीक है, उस चीज पे अब आपने आपका ड्रेस कोड, आपने आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्ल्स ने ऐसे कपड़े पहनने हैं, बॉयज ने ऐसे कपड़े पहनने हैं। अगर आपका कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया है, आपका एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है जो कि किस चीज पे बेस कर रही है, कपड़े बनाने पे, ड्रेस कोड पे, तो आपने वो ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेस कोड आप ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो आपके एथिक्स को, आपकी जो सोसाइटी में एथिक्स है, आपके जो रिलीजियन है, जो लोगों के कस्टमर्स के एथिक्स हैं, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स वहां पे देने पड़ रहे हैं, तो आप उसको दें। ठीक है, तो ये सारा कुछ कहाँ पे आते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स में, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। देन लीडरशिप क्वालिटीज, मैंने आपको बताया था लीडरशिप क्वालिटीज वैसे इंसान में हो या ना हो, जब उसको पता है कि मैंने अर्न करना है प्रॉफिट, मैंने लेके चलना है, मैंने असेंबल करना है, मैंने मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेना है, मैंने एम्प्लॉयज को हायर करने हैं, मैंने ये चीज करनी है, मैंने वो चीज करनी है, हर चीज मेरे ऊपर है, तो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। ठीक है,
उसको पता हो कि मैंने किस तरह मैनेज करना है, तो लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर जनरेट होंगी, अगर तो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर आपने बनना है। देन सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि आपने ये नहीं अपने आप को सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन करें। आपने एक मिसाल के तौर पे कहा कि मैं 8 बजे से शॉप खोलूंगा, फोटोकॉपी शॉप खोल रहे हैं, आप कहते हैं मैं 8 बजे से खोलूंगा, आप उठते ही 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, तो पहले सबसे पहले आप खुद अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन में लेके आए। आपकी रूटीन डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता हो कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं, आपने अपने प्रायोरिटाइज करनी है, ठीक है, प्रायोरिटी में रखनी है अपनी टास्क को, ठीक है। अपने टास्क को आपको पता हो आपने कौन सा टास्क कब करना है, आपको पता हो आपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। ये नहीं कि आप 8 बजे का किसी को मीटिंग का टाइम दिया हुआ है, आप जाए वहां पे 12 बजे रहे हैं, ठीक है। तो आपने टाइम मैनेज करना है, आपने अपने टास्क को बता अपने आप को बताना है कि मेरे लिए ये टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने इसको फुलफिल करना है, देन दूसरों को, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे। तो ऐसे आपने रैंक कर लेने अपने टास्क। तो फिर और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अब एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करे और टाइम मैनेज करे। जो टाइम कहा है उस टाइम को फुलफिल करने की, जो प्रॉमिस किया है, अपने आप से किया है या बाहर लोगों से किया है, सप्लायर से किया है, कस्टमर से किया है, जिससे भी किया है, आप उसको फुलफिल करें, ठीक है। रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी क्या है बेटे बच्चे, ये इस चीज को बात करता है कि अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी क्या है। आपने परेशानी हो जाना, आपके पास कोई चैलेंज आया है, एक एंटरप्रेन्योर अगर वो चैलेंज को फेस नहीं कर जाता, वो डर के बैठ जाता है, तो वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ठीक है। फेस करता है चैलेंजेस को, फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग टफ टाइम, ठीक है। टफ टाइम्स में जब उसको चैलेंजेस आए हैं, वो पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है अच्छा मैं इस चीज को ऐसे टैकल कर सकता हूँ, चाहे वो क्रिएटिविटी के थ्रू करे, चाहे वो इनोवेशन के थ्रू करे। उसका जो अंदर का पैशन और कमिटमेंट है ना एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए, उसको वो क्या करेगा, उसके थ्रू वो जो यहाँ पर उसको मसला है, जहाँ पे उसने चैलेंज को फेस किए है, उसको वो हल करने की कोशिश करता है, ना कि डर के बैठ जाता है। वो ये नहीं कि अब मेरे पास ये circumstances आ गए हैं या मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है तो मैं अब डर के बैठ जाऊं। वो मार्केट ट्रेंड को पहले से भांप लेता है। क्यों भांप लेता है? क्योंकि उसके अंदर विजनरी थिंकिंग, हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा ना, मैंने आपको बताया विजन होता है, उसमें विजन की क्वालिटी होती है, अबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, ये विजन की होती है उसके अंदर क्वालिटी। वो उस चीज को समझता है और उसके हिसाब से अपनी सिचुएशन को, अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में जो उस टाइम पे सिचुएशन चैलेंज आया होता है उसको फेस करके उसको हल करने की कोशिश करता है। कस्टमर फोकस, वो सब कुछ कर किसके लिए रहा है? टू अर्न प्रॉफिट। और अर्न प्रॉफिट वो कैसे करेगा? जब उसका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर फोकस करता है वो, ठीक है। उसका जो पहला और प्राइमरीली फोकस है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ना कि कस्टमर उसका सेटिस्फाई होके जाए। कोई रिटेंशन रहे, कस्टमर रिटेंशन यानी कि कस्टमर आए और फिर वो ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए कि वो दोबारा फिर आए, कस्टमर रिटेन रहे, तो यानी कि लूज ना करे वो कस्टमर को। तो कस्टमर फोकस के वो अप्रोच करता है, वो समझता है कि अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करता है पहले, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ट्राई टू, देन ट्राई टू मीट द डिमांड ऑफ कस्टमर, ठीक है। ना सिर्फ डिमांड उसकी पूरी करे बल्कि डिमांड से थोड़ा सा अच्छा उसको मिले, जो उसकी डिमांड है उससे बेहतर उसको वो चीज क्वालिटी वो उसको फराहम करके दे। तो जो चीज जब वो सोचेगा कि कस्टमर फोकस, अगर तो उसकी ये है कि मैंने कस्टमर पे ध्यान रखना है, मैंने कस्टमर की नीड और डिमांड को समझना है, ये नहीं कि नहीं मैं मुझे ये अच्छा लगता है मैं यही करूंगा, नहीं, और चाहे उसकी बाहर जरूरत हो या ना हो, ठीक है। तो आपने कस्टमर की डिमांड समझनी है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। जब डेन टॉनिक आपने शायद आपके घर वालों ने तो
पता नहीं आजकल की जनरेशन में पता है कि नहीं डेंटोनिक का, जो आप अपने बड़े से पूछेंगे वो आपको बताएंगे डेंटोनिक एक पाउडर होता था, वो एक येलो सी डिब्बी होती थी, ऊपर ग्रीन कलर का कैप होता था, उसमें डेंटोनिक पाउडर मिलता था। अच्छा, उन्होंने फिर उसके अगेंस्ट जब कॉलगेट आया या कोई भी टूथपेस्ट गई, तो उन्होंने एक लोगों के आसानी के लिए टूथपेस्ट में एक ट्यूब से निकाली, वहां से आसानी से पेस्ट निकलेगी, वो टीथ ब्रश हो जाएंगे। कस्टमर फोकस डेंटॉन लोगों ने, जो वहां उस टाइम पे टीथ ब्रश वाली कंपनी थी, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, कस्टमर पे फोकस किया। अच्छा, लोगों को में हमारे कस्टमर इस तरह ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह ही रखा। लेकिन डेंटोनिक नहीं, मैं अपनी बात पे ही रहूंगा, मैं येलो कलर की डिब्बी ही रखूंगा, मैं ऊपर ग्रीन कलर का कैप ही रखूंगा, मैंने अंदर पाउडर ही सर्व करना है, मेरे कस्टमर्स को नहीं मैंने देखना, मैंने ऐसे ही, मैं इतने साल किंग रहा हूं, मैं अब ऐसे ही रहूंगा, नहीं। ठीक है, तो इस तरह अब उन्होंने कस्टमर की डिमांड नहीं समझी डेंटोनिक ने, वो पाउडर ही बना के बेचते रहे। तो अब आज आप देख सकते हैं डेंटोनिक का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने कस्टमर फोकस किया, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, आज आप देख सकते हैं वेरियस कंपनीज है, कॉलगेट है, सेंसोडाइन है, तो ये इन सब वो हर कोई अपनी अपनी कंपनी लॉन्च कर रहा है, यानी कि कोई कोई कुछ बेनिफिट दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड पे फोकस किया, ना कि सिर्फ अपनी लगाई कि नहीं मैं डेंटोनिक इतने सालों से डेंटोनिक चला रहा हूँ, पाउडर के फॉर्म में चला रहा हूँ, डिब्बी में सर्व कर रहा हूँ, लोग ले रहे हैं, कस्टमर मेरे से नहीं। उन्होंने जो दूसरी टूथपेस्ट वाली कंपनीज थी, उन्होंने समझा कि नहीं भाई, लोगों की आसानी देखनी है, कस्टमर कहाँ पे सेटिस्फाइंग है, हमने वो देखना है। तो जब उन्होंने कस्टमर पे फोकस किया, तो उन्होंने समझा कि, उन्होंने पहले समझा कि लोगों को आसानी चाहिए, उन्होंने वो ट्यूब से निकाली कि ट्यूब से पेस्ट निकलेगी और फिर वो आसानी से ब्रश हो जाएंगे ठीक। तो अंडरस्टैंड एंड देन वो ट्राई करते हैं। कौन? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप फेलियर की तरफ जाना चाहते हैं, फिर तो आप जो मर्जी कर लें, कस्टमर पे फोकस करें या ना करें, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कब बनते हैं? जब आप कस्टमर पे फोकस करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ऑक्यूमेंट क्या है? आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपने रिसोर्सेज को, मैंने आपको बताया था, असेंबल करता है रिसोर्सेज। डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया आफ्टर टेकिंग मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क, आफ्टर असेंबलिंग रिसोर्सेज। असेंबली रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो असेंबल करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में पैसों को। और जब उसने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तब उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर उसके हिसाब से उसने बजटिंग करनी है कि किस चीज को कितना बजट देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी रखनी है, क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के, मशीनरी पे कॉस्ट इतनी आएगी, तो ये सारा कुछ किसने करना है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि उसने जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है और कितना कितना एलोकेट करना है। देन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मैंने आपको पहले भी बताया है, नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग, आपने फॉर एग्जांपल एक मैं मशीन, फोटोकॉपी मशीन खोलना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं देखूंगी, मैं ये तो नहीं ना एक दुकान पे जाके मैं वो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि फोटोकॉपी मशीन कितनी प्राइस है, मैं वहां पे जाके ये दे दूंगी, नहीं। मैं पूरा एक सिस्टम, मैं पूरा देखूंगी, अच्छा यहाँ पर इतने की मिल रही है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, मैं तकरीबन 10-15 दुकानों से देखूंगी, फिर मैं समझूंगी अच्छा ये चीज यहाँ से है, ये चीज ये मिल रही है, इन सबको कंपाइल करके ये वाला शॉपकीपर मुझे ज्यादा अच्छा ये सप्लायर दे रहे हैं। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। वो सप्लायर से भी हो सकती हैं, होनी चाहिए, बल्कि वो एक सप्लायर से भी होनी चाहिए, वो कस्टमर से भी होनी चाहिए, ठीक है, और वो एम्प्लॉय से भी होनी चाहिए, वो किसी से भी हो सकती है। तो क्रिएटिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद सप्लायर्स, कस्टमर्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये सोचती हूँ, अच्छा चले मैं कबर्ड बनाऊंगी, मैं कबर्ड के लिए देखती हूँ कि ये सप्लायर मुझे ज्यादा अच्छी कबर्ड के लिए लकड़ी दे रहा है, इसकी प्राइस इतनी है, इसकी क्वालिटी इतनी है। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा अब कील मुझे यहाँ से अच्छे मिल रहे हैं,
लकड़ी चिनाउट की अच्छी है, मैं वहां से ले लूंगी, वहां का एक सप्लायर मुझे दे देगा। तो ऐसे मैंने डिफरेंट सप्लायर से ली, और फिर एक नई एम्प्लॉयज को हायर किया। एम्प्लॉयज वो मुझे कबर्ड बना के देंगे उस लकड़ी से, वो कन्वर्ट करके उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मुझे कबर्ड बना के देंगे, फिर मैं कस्टमर को दूंगा। तो ये सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मैं क्रिएट की है। तो ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अच्छी नेटवर्किंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग करता है अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। कस्टमर को डिस्काउंट्स दे के, अच्छी क्वालिटी आप दे के, कस्टमर फोकस होके उसकी नीड और डिमांड, फिर उसको आप ऑफर करते हैं, तो वहां से भी कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो आप ऐसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको अपने आप में अपनी सलाहियतों पे, अपनी एबिलिटीज पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस, जिस तरह डेंटोनिक की अभी हमने बात की, वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज होती है। कॉन्फिडेंस एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको पता होता है कि ये विजन उसने देखा है, वो कोई क्रिटिसिज्म भी कर दे तो उसको अपने आप में ये नहीं होता कि मैं फेस करता है वो उस क्रिटिसिज्म को, ये नहीं कहता कि नहीं जी मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसमें सब कुछ उसने अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना है। वो बिलीव करते हैं, अपनी बिलीफ ऑन देयर ऑन एबिलिटीज, ठीक है। वो अपनी एबिलिटीज पे यकीन रखता है, उसको पता होता है कि ये चीज मुझे हो जाएगी। और वो अगर बोल्ड स्टेप, वो कोई रिस्क भी ले लेता है, इवन इवन इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, ठीक है, एंड एबल टू मेक डिफिकल्ट सिचुएशन, टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। उसमें इतना यकीन होता है कि मैं डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हैंडल कर लूंगा। तो ये, अब इसके साथ साथ आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये समझना था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपका पहला पॉइंट था आउटलाइन में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से हमें इशू की गई है आउटलाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंक्लूडिंग स्टोरीज ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स। जैसे मैंने आपको फेलियर की स्टोरी सुनाई डेंटोनिक की, इसी तरह एक जहाँ पर एक चीज, एक स्टार्टअप फेल हुआ, वहां पर दूसरा स्टार्टअप जो था कोलगेट, वो जहाँ कोई भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी जो थी, वहां पर वो उनकी सक्सेस स्टोरी है। तो ये एक, जब हमारे पास कोई ऐसे हमने स्टोरी समझी, मैंने आपको डिफरेंट वेज में समझाने की कोशिश की। तो ये हमारा आज पहला टॉपिक, जो दूसरा आपका चैप्टर कह लीजिए, दूसरा टॉपिक कह लें, उसमें हमने फर्स्ट अभी आउटलाइन का फर्स्ट टॉपिक किया है, एरियाज ऑफ एसेंशियल एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड एबिलिटीज सच एज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।